वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से पहले जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि आपकी मुलाकात हमें कैसे मेहमान से करवाएंगे जो कि एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, और जैसे कि इससे पहले भी मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं, सोचते हैं कि वो CSS कर पाएँ, या हमने अपने बड़ों से सुना, लेकिन हमारे बड़े हमेशा ये कहते रहे कि भाई हमें कोई गाइड करने वाला या कोई हमें बताने वाला नहीं था कि CSS कैसे करते हैं या कैसे जो है इसका पाथ क्या है, वे क्या है। तो आज हम उन तमाम लोगों को, उन तमाम नौजवानों को, स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे इन आवर सेगमेंट, जहाँ पर हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है इन स्टूडियोज असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम नूर साहब। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, व्हाट इज दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज बेसिकली एक एग्ज़ाम है जो कि FPSC कंडक्ट करता है, जिससे 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस रिक्रूटमेंट की जाती है कैंडिडेट्स की। उसमें सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ इन्फोर्समेंट है, देन देयर इज़ द फाइनेंशियल ग्रुप्स जो स्पेशल कैटेगरी ग्रुप्स हैं, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं। उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है जो कि अक्टूबर में कंडक्ट होता है। द एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 12 सब्जेक्ट्स, 11 to 12 सब्जेक्ट्स, जिसके 1200 नंबर होते हैं। उसमें आपने हर सब्जेक्ट को ड्यू इम्पोर्टेंस देना होता है। और ये इन 1200 नंबर में से कितना जो है वो मार्क्स लेना, कितना वो मतलब कि मस्ट है कि इतने होंगे तो फिर आगे? बेसिकली जो थ्रेशोल्ड है वो हर साल वेरी कर रहा होता है। अच्छा। लेकिन ऑलमोस्ट ये कंसीडर किया जाता है कि इफ़ यू हैव 60 मार्क्स और 70 मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट तो यू आर अमंग्स द टॉप। ठीक है, ये एवरेज होनी चाहिए। ये एवरेज है। ओके, अच्छा, ये इतना अट्रैक्टिव है, इसकी रीज़न क्या है कि क्या बहुत अट्रैक्टिव समझा जाता है? पेरेंट्स हमेशा, मुझे याद है कि मेरे अब्बा हमेशा मेरी बड़ी बहन को बहुत गाइड किया करते थे कि तुमने CSS करना है, और उन्होंने खुद भी अटैम्प्ट किया, बट फिर उनके एंड पे 2 एग्जाम रह गई और कुछ फैमिली प्रोसेस इस तरह का कुछ हुआ कि वो नहीं कर पाए। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव समझा जाता है, क्यों? इसमें मैं थोड़ा सा अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो जो मेरी जर्नी है CSS की, मैंने अपनी मोटिवेशन हासिल की है अपने ग्रैंडफादर एंड फादर से। दे वर इनटू पॉलिटिक्स एंड उन्होंने बेलॉस खिदमत की है लोगों की, तो उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए एवरीवन हैज हिज ओन मोटिवेशन। लेकिन इसमें बेसिकली ये है कि जो ट्रैक्शन आपको जो मिलती है पब्लिक सर्विस की, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेटर करने की, वो आपको किसी भी और सेक्टर में नहीं मिल सकती। इवन इफ यू आर अमंगस्ट एनी ग्रुप, जो 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं, किसी भी ग्रुप में आपकी एलोकेशन हुई है, आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है जो आप वील्ड करते हो, एंड यू कैन डू एक्चुअली अ लॉट ऑफ गुड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो दैट इज़ वेयर द मोटिवेशन इज एंड दैट इज़ वेयर द मोस्ट अट्रैक्शन इज। अच्छा, ठीक है, मुझे ये बताएगा कि इसकी तैयारी जो है वो कैसे की जाती है? इसकी तैयारी बेसिकली जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है आपकी अंग्रेजी। You should have a solid background in English. Okay. And for that you need to go through all the newspapers. आपको मुख्तलिफ तरह के प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, मुख्तलिफ तरह के जार्गन हैं। CSS एक आम एग्ज़ाम नहीं है, ये एक बहुत ही टेक्निकल एग्ज़ाम है जिसमें बहुत ही जार्गन रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें, और टेक्निकलिटीज़ हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं। उसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपकी इंग्लिश का है। अच्छा। उसमें आपका ग्रामर है, आपकी कॉम्पोजिशन। यानी कि जो पेरेंट्स जो ख्वाब देखते हैं कि वो अपने बच्चे को इन फ्यूचर ये करवाएंगे, तो उनको सबसे पहले उनकी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग इंग्लिश से या कम्युनिकेशन पे रखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें सिर्फ इंग्लिश या कम्युनिकेशन ओवरऑल दोनों? नो, फर्स्टली इन द रिटन पार्ट इसके 3 फेजेस होते हैं। पहले एक रिटन पार्ट होता है, देन देयर इज अ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, एंड देन देयर इज एन इंटरव्यू। तो जो आपका रिटन पार्ट होता है उसमें आपकी राइटिंग स्किल्स और वो सारा जज होता है, आपकी ग्रामर एंड ऑल ऑफ दैट। एंड सेकंड ऑफ ऑल आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, आप कितने पीपल फ्रेंडली हैं, वो आपकी चीज़ें जज होंगी इंटरव्यू में। हाँ जी, तो इट्स अ होलसम प्रोसेस। आप इसको किसी भी एक, फॉर एग्जांपल इफ यू स्कोर्ड गुड इन योर रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में आपके अच्छे नंबर नहीं आए, तो यू विल नेवर मेक इट। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि जो स्टूडेंट्स या जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, इंटरेस्टेड हैं, बैचलर्स या मास्टर किस सब्जेक्ट में आप करें, ताकि अगर आपने आगे जाके CSS का एग्ज़ाम देना है तो वो उसमें काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो? आजकल मैं आपको इसी वाले से बताना चाहता हूँ कि आजकल जो बैचलर्स की जो यार्डस्टिक है वो ओवरऑल मेन स्ट्रीम, इवन फॉरेन ग्रेजुएट्स आके यहाँ पे CSS के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसका कोई भी यार्डस्टिक नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश लिटरेचर में MA करना है, या इंग्लिश में आपको BA करना है, या फॉर एग्जांपल आपको अकाउंटिंग में डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। दैट इज़ नो यार्डस्टिक। लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस है, दोज डिग्रीज एक्चुअली हेल्प यू इन द ओवरऑल अटेम्प्टिंग ऑफ द एग्जाम। और जो पॉलिटिकल और करंट सिचुएशन को भी आप में उनके तरह आया है, वो बहुत हेल्पफुल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साबित होता है। उन डिग्री से आप अब्रेस्ट रहते हैं जो करंट अफेयर्स है और द वर्ल्डली अफेयर्स। ठीक है। और जो CSS के एग्जाम की जो तैयारी है, जो प्रेप्स हैं,
वो किसी एकेडमी से होती हैं या कैसे आप कर सकते हैं? आई डोंट नो, मैंने नहीं सुना। जी, देयर आर लॉट ऑफ प्लेथरा ऑफ एकेडमीज तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी हैं। उसमें ये है कि बेसिकली आपको सबसे पहले तो अपनी सेल्फ कन्विक्शन चाहिए, इसके लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, और सारा कुछ मतलब बेसिकली ये होता है कि जो आपको मेंटोर्स हैं आपके वो गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल योर एफर्ट व्हिच यू हैव टू पुट इन। अच्छा, सबसे मुश्किल फेज इसमें कौन सा होता है? रिटन होता है या इंटरव्यू होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो रिटन क्लियर कर जाते हैं वो इंटरव्यू में जाके आगे नहीं बढ़ पाती, और आजकल तो बहुत सारे इंटरव्यूज की जो वीडियोस हैं वो भी ऑन सोशल मीडिया दे आर वायरल। राइट, वो वीडियोस कुछ इस तरह से हैं कि वो एकेडमीज ने वीडियोस बना के तो वायरल की हैं। हाउएवर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसमें ये है कि आपको रिटन एंड इंटरव्यू बोथ आर इक्वली डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट। सबसे पहला इसमें क्रक्स ये होता है कि व्हेन यू आर ग्रेजुएटिंग यू सी ऑल योर फ्रेंड्स मूविंग टुवर्ड्स द लुक्रेटिव करियर, जो कि प्राइवेट सेक्टर में जा रहे होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, तो आपको एक फाइनेंशियल वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी फोरगो करनी पड़ती है। तो जब आप रिटन एग्जाम में बैठते हैं, दो एग्जाम्स हो रहे होते हैं डेली बेसिस पे विदाउट एनी गैप, तो और 3-3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम भी उस सब्जेक्ट में होता है कि जिस सब्जेक्ट की डेप्थ इतनी है कि हर सब्जेक्ट में PhD की जा सकती है। तो रिटन इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसको जब आप क्लियर करते हैं उसके बाद यू कम इनटू द मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल फेज। साइकोलॉजिकल एग्जाम आप क्लियर करते हैं, देन देयर इज एन इंटरव्यू, और इंटरव्यू में दुनिया जहान के सवाल आते हैं। अच्छा, इंटरव्यू में किस बुनियाद पर कैंडिडेट जो है वो क्लियर नहीं कर पाता या फेलियर का सामना करना पड़ता है? इंटरव्यू में बेसिकली बहुत ही स्टीम्ड पैनल बैठा होता है, देयर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो कि अपने करियर की पीक देख चुके होते हैं, तो उनको इन्स एंड आउट्स पता होती हैं। व्हेनेवर अ पर्सन वॉक्स इनटू द रूम उनको पता लगता है कि यार इसकी पर्सनालिटी ये है, इसका बैकग्राउंड ये है। देन यू हैव टू कंडक्ट योरसेल्फ वेरी प्रोफेशनली। आपको कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए, कैजुअल नहीं होना चाहिए, कैजुअल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका हर तरह से आप अपना जो बैक एंड है वो कवर रखें, एंड मोर और लेस इसमें ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह की, आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरह की थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं जिसकी बिना पे वो सिलेक्ट करते हैं कि, और नॉलेज इज़ ऑब्वियसली की, नॉलेज के बगैर तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल जो मेरा इंटरव्यू था, उन्होंने मुझसे मतलब हर तरह के क्वेश्चंस किए फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप से, अमेरिका से, फ्रॉम पाकिस्तान इटसेल्फ, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, व्हाटएवर। कोई इसका एक सेट पैटर्न नहीं होता है, आपको तमाम तैयारी करनी पड़ती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो उसको आपने किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह ड्रॉप करना है क्वेश्चन, दैट इज द मेन। अच्छा, व्हाट वाज डिफिकल्ट फॉर यू, रिटन या फिर इंटरव्यू? मेरे लिए जो ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट था वो इंटरव्यू का पार्ट था। एग्जैक्टली, क्योंकि रिटन मैं पहले भी क्लियर कर चुका था, एंड रिटन वाज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर मी। इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट था। व्हेन यू गोइंग इनटू द इंटरव्यू रूम, तो यू आर लाइक ट्रेम्बलिंग एंड यू शेकिंग, यू नीड टू just overcome those feelings. अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा, उसके बाद हम ब्रेक भी लेंगे, और ब्रेक के बाद उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ भी शेयर करूंगी। लेकिन सर मुझे बताएगा CSS ऑफिसर को, क्योंकि ये बड़ी अट्रैक्टिव एक एग्ज़ाम भी है, और उसके बाद जो क्या क्या फैसिलिटेट किया जाता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? वेल, अभी तो आई एम नॉट करंटली रिक्रूटेड, इंडक्टेड तो मैं नहीं हूँ अभी इस वक्त, आई एम नॉट इंडक्टेड इनटू द सर्विस, लेकिन ऑब्वियसली आपके देयर आर व्हीकल्स, देयर आर हाउसेस जो आपको 17 ग्रेड से स्टार्ट होता है। 17 ग्रेड से कुछ ग्रुप्स में स्टार्ट हो जाता है, कुछ ग्रुप्स में लेटर ऑन, लेकिन जब आप 19वें पे पहुंचते हैं, देन देयर आफ्टर जो रिसोर्सेज हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती। आपको काफ़ी सारी रिसोर्सेज दी जाती हैं ताकि आप कीप योर वर्क at work and your family at your family. मतलब the government says that we are taking care of your family while you work for us. तो वो आपको तमाम सहूलियात मुहैया करते हैं ताकि आप मुल्क और कौम की बेहतर खिदमत कर सकें। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया आज प्रोग्राम में। अच्छा जी जनाब, अब हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के जाने बढ़ेंगे, और ब्रेक के जाने बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात किन शख्सियत से कराएंगे और किस मौजू पर बात होगी। जनाब, आजकल सोशल मीडिया की वजह से जो फासले हैं वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं। आप एक पिक्चर पोस्ट करते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में बैठा शख्स आपको उस पर कमेंट कर सकता है, अपने तासुरात से आगाह कर सकता है। ऐसे में हमारे मीडिया के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, उन मामलात पर भी जिनकी समझ शायद नहीं आती कि इस पर भी तनकीद करना बनती थी। कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जो इस बैकलैश से गुजरे हैं? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आगा शिराज भी होंगे हमारे साथ न्यू पाकिस्तान में, साथ रहिएगा। Nia Pakistan, Nia Pakistan, Nia Pakistan, Nia Pakistan। वेलकम बैक, खुश आमदेद और सलाम उन लोगों को जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। जनाब, तो आज हम कुछ बात करने वाले हैं
सोशल मीडिया की बहुत चर्चा है, बहुत पावर है, बहुत असर है सोशल मीडिया में, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट। आपने देखा पिछले दिनों एक 7 सेकंड की वीडियो ने कितना तहलका मचाया। मैं बात कर रही हूँ दनानीर की, और नो डाउट कि वो 7 सेकंड्स की वीडियो थी, लेकिन उसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी तहलका मचा दिया। और उस खातून की, इस बच्ची की जो ज़िंदगी है वो यूँ सेकंड्स में तब्दील होकर रह गई। और अब दनानीर को बहुत काम भी मिल रहा है, वो कर भी रही है इंडस्ट्री में चीज़ें वगैरह। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि रातों रात शोहरत पाने वाला एक आम सा शख्स, एक बहुत नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाला एक शख्स, जिसने कभी सोचा भी नहीं होता कि उसको इतनी शोहरत मिलेगी, ये मीडिया, ये सोशल मीडिया रातों रात ऐसे शख्स को फेमस करता है। और फिर कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, और उसके बाद पता भी नहीं होता कि ऐसा शख्स कहाँ गया। अच्छा, मुझे याद पड़ा है, मेरे माइंड में एक वो शख्स आ रहा है जो पेंटर था, जो दीवारें रंग रहा था, और उसने जब एक किसी शख्स ने उसकी वीडियो बनाई, जो कि मे बी शायद उसके स्टाफ का था या घर में से कोई था, उसने उसकी पेंट करते हुए वीडियो बनाई, और इतना खूबसूरत वो शख्स गुनगुनाता था, आरिफ नाम शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मेरे जहन में आ रहा है। और हमने देखा कि नेक्स्ट डे वो न्यूज़ शो में, सोशल मीडिया पे हर जगह उसकी चर्चा हुई, लेकिन अब वी डोंट नो कि वो कहाँ गया। इसी तरह चाय वाला जो मॉडल है वो बहुत फेमस हुआ, अरशद खान, कि चाय के ढाबे पर ना जाने किसने फ़ोटो ली, हम जानते भी नहीं है उस शख्स को जिसने वो फ़ोटो ली और पोस्ट की, लेकिन रातों रात शोहरत पाई अरशद खान ने। और फिर जी देखा कि मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स ने भी अरशद को अप्रोच किया, लेकिन जो टैग लाइन बनी, जिस चीज़ से वो जुड़ा रहा, फेमस रहा, वो चाय वाला, वो नाम दिया गया, वो लक़ब दिया गया, ये एक तरह का वो उसका मीडिया नेम बना। और उसके बाद वो रैंप्स पे आया, मुख्तलिफ मॉडल्स के साथ फ़ोटो शूट्स किए, लेकिन अभी ही इज़ टोटली आउट, वी डोंट नो। तो ये सोशल मीडिया की जनाब बात है। फिर निम्रा अली तेज़ तेज़ बोलती है, बातें करती है, एक क्लिप लेता है एक चैनल, और फिर वो भी वायरल हो जाती हैं, हर जगह आपको नज़र आती हैं। पिछले दिनों आमिर खान जो हैं, जो मुफ्ती तकी लाहौरी के नाम से फेमस हुए, बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया, उन मुफ्ती को भी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, और आमिर खान को। और कितना हम लोग कभी ये सोचते नहीं कि किसी शख्स के पर्सनल लाइफ के अंदर हम घुस जाते हैं, हम क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो जाते हैं, पसंद करना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद क्या है, इसके ऊपर ही बात करेंगे, इन सारी बातों के ऊपर। सोशल मीडिया के जो सारे सितारे हैं जो रातों रात शोहरत तो पाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर ये भी चीज़ सोचने की है कि हम एक आम से शख्स को, चाहे उसको शोहरत की उन बुलंदियों तक तो पहुँचा देते हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि ऐसा शख्स जो कि रातों रात मशहूर तो हो जाता है, जिसको शोहरत तो मिल जाती है, लेकिन जब वो 4 दिन के बाद जब उसको कोई मीडिया चैनल नहीं बुलाएगा या सोशल मीडिया पर ऐसे शख्स की कोई पिक्चर शेयर नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा। वो जो 4 दिन की उसको शोहरत मिली, जो प्यार मिला, जो मोहब्बत मिली, वो ख़त्म जब होगी तो क्या होगा। क्योंकि एट द एंड कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं कि कोई ड्रामा मिल रहा है, कोई मूवी साइन की हुई है, कोई परमानेंट जॉब है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो क्या ये सही है या फिर क्या ये गलत है, मैं तो ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप लोग भी इस बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा जी, बात फौरी तौर पर फ़ौरन से पहले की जाती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कि जी हमने ऐसे शख्स को बुलाया, और सारे मॉर्निंग शोज़ ने या करंट अफेयर वाले शो ने बुलाया, ऐसे शख्स का इंटरव्यू किया। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो ज़्यादा कसूरवार है वो सोशल मीडिया है, क्योंकि न्यूज़ चैनल तो एक रोज़ जिस शख्स को बुलाएगा, अगले दिन वो चेहरा वहाँ पर नहीं होगा। वो तो एक दिन की स्टोरी होती है, एक दिन की खबर होती है, एक दिन की सुर्खी होती है, और वो फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, असल में अगर स्टार बनाने की कोई पावर रखता है तो वो सोशल मीडिया है। यूट्यूब पे ऐसे ही तो लोग, हर बंदा अपना चैनल तो नहीं बना रहा ना, वो ताकि उनका काम पहचाना जाए, उनको शोहरत मिले, इसलिए हर शख्स उसके पीछे मेहनत कर रहा है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा जो है वो काबिल बहस है कि किस तरह का कंटेंट पेश किया जा रहा है, कौन किस तरह का कंटेंट लेकर आ रहा है, किस शख्स को किस पे कितनी मोहब्बत मिल रही है।
ये भी चीज़ें देखने की हैं कि आप किस तरह का कंटेंट दे रहे हैं। जिस तरह चाय वाला था, उसका कोई कंटेंट नहीं था। निम्रा थी, निम्रा का भी लेकिन शोहरत थी। आपको ये देखना चाहिए कि ऐसे शख्स का फ्यूचर क्या होगा। क्या वो डिप्रेशन में तो नहीं चला जाएगा? क्या वो कोई मरीज तो नहीं बन जाएगा? क्या उसको साइकोलॉजिकली परेशानी तो नहीं होगी? क्या कोई शख्स ऊट पटांग हरकतें तो नहीं करना चाहेगा महज कि क्योंकि उसको एक बार शोहरत मिल चुकी है? अच्छा, इसी के ऊपर एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। ये भी बहुत बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे फेसबुक लाइव सेशंस हमेशा एक्टिव हमें दिखाई दी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, बिल्कुल तारुफ के मोहताज नहीं है, नासिर खान जान साहब मौजूद हैं। उनसे हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नासिर भी बहुत फेमस रहे हैं। अच्छा, अब नासिर को भी एक बहुत बड़े ग्रुप ने या बहुत बड़ी नंबर्स में, तादाद में लोग वो हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया, बहुत तनकीद का निशाना भी इनको बनाया। तो ऐसे में जो है कैसे जो है ये भी अपने आप को देखते हैं। लोगों का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना समटाइम ईजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो उसको लेकर चल रहे होते हैं, अपने साथ साथ रख रहे होते हैं। नासिर को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया है उनके लाइव सेशंस पर, उनकी वीडियोस पर। और जब आप लाइव जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही होती हैं, बहुत सारी बुरी भी हो रही होती हैं, लेकिन वो आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है। तो इन्होंने भी उस उन सारी चीज़ों को फेस किया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ कुछ और भी तस्वीर आप इस वक्त हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनको शोहरत मिली और जिसके बाद उनको काम नहीं मिला। तो शोहरत मिलना और काम ना मिलना, ये कितना जहनी दबाव में किसी इंसान को लेकर जा सकता है, इस पर इन डिटेल बात करेंगे। नासिर भी ऑब्वियसली हमारे साथ होंगे। एक इमरजेंसी छोटी शॉर्ट ब्रेक हम ले रहे हैं, वापस आते हैं तो नासिर के साथ कनेक्ट करेंगे और जरा इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वेलकम बैक जनाब। और जिस तरह से